Hello everyone, I hope and wish that you and your families are doing good. So today we are going to start with AS28. I hope that this series will be beneficial for you all. Please let me know this in comment section. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्वेंट्री। यानी कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट क्या होता है और उसका एप्लीकेशन इन्वेंट्री के ऊपर कैसे करना है वो हमें बताना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS28 impairment of assets is to prescribe the procedures that an enterprise applies to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount। यानी कि क्या है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हम क्यों यूज करते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया क्यों है, ताकि हम जो भी एसेट्स हम जो कैरी कर रहे हैं वो कैरी कौन सी वैल्यू पे कर रहे हैं, जितनी रिकवरेबल है उस अमाउंट से ज्यादा पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते। यानी कि जो रिकवरेबल यानी कि जो उसकी बेचने की है, इनकेस अगर हम वो एसेट को बेचेंगे मार्केट में, यानी कि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कह सकते हैं हम, वो जो वैल्यू होगी उससे ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि सेलेबल वैल्यू शुड बी मोर देन इट्स कॉस्ट। An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this standard requires the enterprise to recognize the impairment loss. यानी कि क्या है, इसका इन्होंने समरी में भी यहाँ पे लिखाया हुआ है एक इक्वेशन बना के कि अगर कैरिंग अमाउंट यानी कि जिस पे आप समझ सकते हैं कि एसेट की कॉस्ट वो इज लेस देन और इक्वल टू अगर रिकवरेबल अमाउंट हुई तो एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, यानी कि इम्पेयर नहीं हुआ, यानी कि इसमें कोई भी तरह का लॉस नहीं हुआ अगर रिकवरेबल अमाउंट से वो लेस देन या इक्वल टू है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट यानी जो उसको हम कैरी कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो एसेट को क्या कहेंगे हम कि वो इम्पेयर्ड हो चुका है क्योंकि वो लॉस इनकर कर रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और उसकी सेलेबल वैल्यू वो कम है, तो ऑब्वियसली लॉस होगा, तो यानी कि एसेट इम्पेयर्ड हो गया। और इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ये बात तो है ही, ये आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो कैरिंग अमाउंट है यानी कि कॉस्ट विल बी मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट, अब रिकवरेबल यानी कि जैसे मैंने कहा कि जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है या इसके और क्या टर्म्स होंगे जो सेलेबल वैल्यू होती है, तो उसका होता है, उसका भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस या फिर इट्स वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन यूज ये जो कंसेप्ट है ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू जैसा हम SFM में कैलकुलेट करते हैं उसी के ऊपर ये बेस है कि उसके बेनिफिट कितने आएंगे उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकालने हैं। और ये नेट सेलिंग प्राइस तो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही हो गया। This standard should be applied in accounting for impairment of all assets other than inventories। ठीक है, यानी कि ये assets के ऊपर अप्लाई होगा लेकिन इनमें कुछ कुछ assets जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहले assets जो कि asset यानी कि इन्वेंट्री, क्योंकि उसके ऊपर इन्वेंट्री के ऊपर अकाउंटिंग स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 एप्लीकेबल है, इसके लिए वो अप्लाई नहीं होगा। AS28 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। assets arising from construction contracts यानी कि AS7 to financial assets including investment that are included in the scope of accounting standard 13 यानी कि accounting for investment, और deferred tax asset accounting standard 22 यानी कि 4 AS हैं जिसके ऊपर 4 assets हैं जिनके ऊपर AS28 अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए, जैसे कि इन्वेंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, उसके बाद फाइनेंशियल एसेट और इन्वेस्टमेंट वाली इनकम जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल होता है, और लास्ट में डिफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर जो भी आती है इनकम, क्योंकि वो टैक्सेस ऑन इनकम AS22 के अंदर कवर्ड है। तो AS28 डज नॉट अप्लाई टू इन्वेंट्रीज, असेट्स अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, डिफर्ड टैक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, और जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी रिकग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया बताते हैं। तो ये इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा स्टार्ट होने वाला है। वीनस लिमिटेड हैज अ फिक्स्ड एसेट व्हिच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2017 at 500 lakhs. As at that date, the value in use is 400 lakhs and the net selling price is 375 lakhs. From the above data, हमें कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस, प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर द
एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और शो करना है इम्पेयरमेंट लॉस दैट विल बी एज शोन इन द बैलेंस शीट। तो अब इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट निकालनी होगी। इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जब कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट हमें फाइंड करनी होगी। कैरिंग अमाउंट तो हमें दी हुई है, ये है हमारी 500 लैक्स। अब रिकवरी अमाउंट वो कैसे आएगी, वैल्यू इन यूज या फिर नेट सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर। तो हायर कितना है 400। तो इम्पेयरमेंट लॉस वो हम देख लेते हैं एक बार। तो वो हमारी कैसे आएगी, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज 400 या फिर नेट सेलिंग प्राइस। तो रिकवरेबल अमाउंट हो गई हमारी 400। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, यानी कि 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 लैक्स। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं क्या है, पूछा गया है कि जर्नल एंट्रीज बताओ फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस एक तरह का, उससे क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लॉस है ना, तो एसेट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो अब उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे और इम्पेयरमेंट लॉस है वो डेबिट हो जाएगा 100 की वैल्यू से। इसके एंट्री हम लिख देंगे बीइंग द एंट्री फॉर अकाउंटिंग इम्पेयरमेंट लॉस। और इसके बाद में ही इम्पेयरमेंट लॉस जो होगा वो हमें पीएनएल में डेबिट भी करना होगा, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपेंस है। जैसे हम डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं पीएनएल में, उसी तरह से हम ये भी कर देंगे, बीइंग द एंट्री टू ट्रांसफर इम्पेयरमेंट लॉस टू पीएनएल अकाउंट। तो ये 100 जो भी इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू आई थी वो आ जाएगी। इसके बाद में हमें बताना था कि उसकी बैलेंस शीट में अब उसको इम्पेयरमेंट लॉस को हम कैसे शो करेंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस था हमारा 100 का और कैरिंग वैल्यू थी 500 की। तो उस हिसाब से दिखाना है कि बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आप दिखा रहेंगे। फिक्स्ड एसेट जो था वो 500, उसके हेडिंग में एसेट लेस डेप्रिसिएशन 500 का था हमारा कैरिंग अमाउंट, और उसमें से लेस हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस जो कि है 100। और इस हिसाब से अब उसकी वैल्यू हो जाएगी, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 400। ठीक है, तो ये सम भी इस हिसाब से है। सिंपल था ये वाला तो एकदम। अब हम मूव ऑन करते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि काफी टाइम एग्जाम में टेस्ट हो चुका है। Good Drugs and Pharmaceuticals Limited acquired a sachet filing machine on 1st April 2016 for ₹60 lakhs. The machine was expected to have a productive life of 6 years. At the end of the financial year 16-17, यानी कि जब एक साल हो गया, तब उसकी कैरिंग वैल्यू हो गई 41 lakhs, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ चुका है। A short circuit occurred in this financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and was still in working order at the close of the year. The machine was expected to fetch ₹36 lakh if sold in market. Carrying value है उसकी 41 lakhs, और अगर मार्केट में सोल्ड करोगे तो उसकी वैल्यू है 36 lakh. The machine by itself is not capable of generating cash flows. यानी कि मशीन जो है अकेली खाली बाय इटसेल्फ सिर्फ वो इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती। However, the smallest group of asset comprising of this machine also is capable of generating cash flows of 54 crore per annum and has a carrying amount of rupees 3.46 crore. All such machines put together could fetch a sum of 4.4 crore if disposed. Discuss the applicability of impairment loss. तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक तो इम्पेयरमेंट लॉस जो हमारा कंसेप्ट है वो तो इसमें मेन टारगेट होगा ही, उसके अलावा हमें एक नया कंसेप्ट सीखना है, वो है सीजीयू का। सीजीयू मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट का, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके एक ग्रुप ऑफ असेट्स उसके अंदर होते हैं, जो इंडिविजुअली असेट तो कैश जनरेट नहीं कर सकते, कैश फ्लो को जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट जो कि एक कैश जनरेटिंग की कैपेसिटी रखता है, उसको हम कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ पैरा 91B of accounting standard 28, impairment of assets, impairment loss is not to be recognized for a given asset if its cash generating unit CGU is not impaired. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, हमेशा हमने पहले जो आंसर में पढ़ा कि इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है, हमें उसकी कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करके निकालना रहता है एसेट की कि इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब सीजीयू की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो अकेला एसेट तो कैपेबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके सीजीयू को देखेंगे, और अगर सीजीयू अगर
इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है तो फिर हम उस एसेट में भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं करेंगे। एक बार सेंटेंस फिर से मैं रिपीट करती हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ गिवन एसेट if its cash generating unit यानी कि CGU is not impaired. In the given question, the related cash generating unit, which is a group of asset to which the damaged machine belongs, is not impaired, and the recoverable amount is more than the carrying amount of the group of asset. Hence, there is no need to provide for impairment loss on the damaged sachet filing machine. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे तो यहाँ पे 41 कैरिंग अमाउंट थी और 36 उसकी रिकवरेबल अमाउंट थी, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो मशीन है वो इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश बाय इटसेल्फ, तो हम क्या करेंगे उसके CGU को देखेंगे, और वो क्या है, वो कैपेबल है कि वो 54 करोड़ पर एनम जनरेट कर पा रहा है। इसके लिए उसकी जो कैरिंग अमाउंट दी हुई है वो 3.46 है, और जो उसके ऊपर रिकवरेबल अमाउंट है उसकी 4.44 है करोड़ है, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस इसमें नहीं होगा। इसके साथ अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन एसेट फाइंड आउट करना है सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं। एसेट की कॉस्ट दी हुई है हमें 56 लाख की, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो यहाँ पे उसका सैल्वेज वैल्यू नील है, करंट कैरिंग वैल्यू है 27.30 लैक्स और यूजफुल लाइफ रिमेनिंग है 3 ईयर्स, रिकवरेबल अमाउंट भी दी हुई है 12 लैक्स, और अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है इसमें लास्ट ईयर ही जो कि हुआ था 14 लैक्स का। तो इसका भी एक बार, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, ये भी ऐसे एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू AS 28, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑन अ रीवैल्यूड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने पहले की एंट्री में देख लिया कि इम्पेयरमेंट लॉस को क्या करते हैं, हम एसेट की वैल्यू में से तो माइनस करते हैं और उसका सेकेंड इफेक्ट हम देते हैं P&L में, उसको डेबिट करते हैं। However, an impairment loss on a revalued asset is recognized against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset. तो इस सेंटेंस को समझने के लिए हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कि हमारी समझिए कि कैरिंग अमाउंट जो है एक असेट की कैरिंग अमाउंट लेते हैं हम, वो है समझिए 100, और उसकी रिकवरेबल अमाउंट है वो है 80, तो यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस अगर हो रहा है 20 का। लेकिन अगर हम नोट करें एक बात कि अगर उस असेट का रीवैल्यूएशन हुआ था, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुआ था 15 लाख से, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है वो 20 का है और अपवर्ड रिवैल्यूएशन जो हुआ था वो 15 का था, तो हमने देखा है कि इम्पेयरमेंट लॉस जो होता है हम उसे P&L में डेबिट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन हुआ है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो 15 था वो यहाँ से माइनस करेंगे और बैलेंस जो 5 बचेगा ये हमारा P&L में जाएगा, डेबिट होगा, और ये जो 15 है वो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व का ही रिवर्स करेंगे। इस हिसाब से ये होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करते हैं। ये सेंटेंस का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस और उसका ट्रीटमेंट। तो कैरिंग अमाउंट जो थी वो थी इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन हम लेंगे, वो थी हमारी 27। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ही था यहाँ पे, ये देखिए ये कैरिंग अमाउंट थी, उसके अंदर अपवर्ड रिवैल्यूएशन जो कि क्योंकि कहा है कि इसमें लास्ट ईयर में ये हुआ था, तो ये इसमें हम एज्यूम करेंगे कि 27.3 में 14 लैक्स इंक्लूडेड है। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन अमाउंट थी 27.3, उसमें से रिकवरेबल अमाउंट थी 12, वो हमने माइनस कर दी, तो हमारे इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 15.30 का। इसके बाद में इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि रिवैल्यूएशन को चार्ज कितना होगा, क्योंकि 14 लैक्स का रिवैल्यूएशन था तो वो उसमें से रिवर्स होगा, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचता है 1,30,000 का, वो जाएगा, सिर्फ वो अमाउंट जाएगा P&L में। आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ एन इम्पेयरमेंट loss, the depreciation यानी कि amortization charge for the asset should be adjusted in the future periods to allocate the asset's revised carrying amount.
less its residual value if any on a systematic basis over its remaining useful life। यानी कि जब भी हम इम्पेयरमेंट लॉस का रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है उसके बाद में हम फिर से उसका जो डेप्रिसिएशन है वो फिर से कैलकुलेट किया जाएगा, रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, कीपिंग इनटू अकाउंट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और उसकी कैरिंग अमाउंट जो आ रही है। तो इन द गिवन केस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट विल बी रिड्यूस टू 12 lakhs आफ्टर इम्पेयरमेंट। तो 12 lakhs कैसे आई है? 12 lakhs आई जो ये रिकवरेबल अमाउंट थी, क्योंकि कैरिंग अमाउंट पहले 27.30 थी और ये इम्पेयरमेंट लॉस ही हो गया 15,30,000 का। तो कैरिंग अमाउंट अब रिवर्स कितनी हो जाएगी? जो रिकवरेबल अमाउंट थी ये 12 lakhs वाली, वही हमने ले ली, कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो कि 10 years ओरिजिनली थी, अब कितनी है? अब सिर्फ 3 years है। तो और क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, इसका सैल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूज। अगर इन केस सैल्वेज वैल्यू होती तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन मतलब उसकी कैरिंग अमाउंट में से हम माइनस करते पहले सैल्वेज वैल्यू और फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। सॉरी मैंने पहले गलत कर दिया। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे निकलेगी? कैरिंग वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू इफ एनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूज या फिर यूजफुल ईयर्स। तो इस हिसाब से 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन हमारा चेंज होके हो जाएगा 4 lakhs पर एनम। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द एसेट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट laws which has been recently enacted. The asset has to be destroyed as per the laws. The asset is carried in the balance sheet at the year end at rupees 6 lakh. The estimated cost of destroying the asset is 70,000. How the asset is to be accounted for? ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा एसेट था जो कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट लॉस के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता और अब हमें उसे डिसमेंटल करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। और इस वक्त उसकी वैल्यू चल रही है हमारे बैलेंस शीट में 6 लाख पर। और यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी कि उसको डिसमेंटल करने के लिए भी उस पर अभी हमें एडिशनल चार्जेस लगेंगे जो कि 70,000 का। तो हमें बताना है कि इस केस में इसको कैसे अकाउंट किया जाएगा। एज पर AS 28 impairment of assets, impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. ये डेफिनेशन है, हमको हर आंसर में लिखना है। where the recoverable amount is higher of the asset net selling price and its value in use. तो recoverable amount हमने बता दिया कि value in use या फिर उसकी net selling price whichever is higher. In the given case recoverable amount will be nil, क्योंकि वो बेचेंगे तो वैल्यू उसकी वैल्यू इन यूज क्या है? वो तो नील है ना, क्योंकि उसमें से कुछ बेनिफिट निकलने वाला ही नहीं है। और उसकी नेट सेलिंग प्राइस क्या आएगी? वो भी माइनस। ये देखिए ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट का मतलब हो गया कि -70,000, क्योंकि उसको नेट सेलिंग प्राइस तो कुछ है ही नहीं, उल्टा हमको उसके ऊपर खर्चा लगने वाला है, तो वो -70,000 है। दस द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज, तो इन दोनों का हायर कितना हुआ? 0 हायर हुआ विच इज ग्रेटर, 0 या फिर 70,000। तो 0 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है उसको हायर लेंगे, यानी कि इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी वो नील आ जाएगी। उस हिसाब से हमने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट जो कि नील है, तो 6 लाख की आ जाएगी। देयरफॉर द एसेट इज टू बी फुल्ली इम्पेयर्ड। देखा, एसेट इज टू बी फुल्ली इम्पेयर्ड क्योंकि इसकी रिकवरेबल अमाउंट 0 है। तो इम्पेयरमेंट लॉस पूरा का पूरा 6 लाख का बनेगा और वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि जिस साल आपको पता चला उसी साल पूरा का पूरा सेट जो है आपको इम्पेयरमेंट लॉस में डालना होगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। G Limited acquired a machine on 1st of April 2010 for 7 crore that had an estimated useful life of 7 years. The machine is depreciated on straight line basis and does not carry any residual value. On 1st of April 2014, यानी कि 4 साल बाद, the carrying value of the machine was reassessed at 5.10 crore and the surplus arising out of the revaluation being credited to revaluation reserve. For the year ended March 2016, उसके और 2 साल बाद, conditions indicating an impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakhs. You are required to calculate the loss on the impairment of machine and show how this loss is to be treated in the books of G Limited. Had
G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जी लिमिटेड है, उसने एक मशीन एक्वायर की 1 अप्रैल 2010 को। 7 करोड़ की मशीन थी और 7 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ थी। उसके ऊपर कोई भी रेसिडुअल वैल्यू थी नहीं और वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे थे। 2014 में उसकी कैरिंग वैल्यू जो हुई वो एसेस हुई 5.10 करोड़ पे, और फिर उस हिसाब से उसका रिवैल्यूएशन आप देख लीजिए क्या हो रहा है। और उसके बाद में उसके 2 साल बाद उसके अंदर एक इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है जो कि, और उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो कि उस वक्त थी 79 लाख की। अब हमें उसका कैलकुलेट करना है कि क्या इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि उसका कैरिंग वैल्यू हमें एज ऑन 2014 के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, यानी कि जो 7 करोड़ है, क्योंकि उसकी कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, तो उसका क्या होगा 7 करोड़ डिवाइडेड डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी आएगी पर एनम, 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स, यानी कि 1 करोड़। तो 1 करोड़, और लेकिन क्योंकि 4 साल की बात हो रही है तो उस हिसाब से देखिए हम क्वेश्चन साथ साथ में देख लेते। कैरिंग वैल्यू थी पहले 7 करोड़ की, डेप्रिसिएशन लगाया हमने 4 सालों का, तो वो कैसे है 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 फॉर 4 ईयर्स, तो आ गया सीधा वो 4 करोड़ उसका डेप्रिसिएशन आ गया। तो अब उसकी कैरिंग वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2014 कितनी बनती है, 3 करोड़ की। 3 करोड़ की उसकी वैल्यू आ गई, कैरिंग वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर उन्होंने कितना बोला, 510 का उन्होंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था। उन्होंने कितना किया 510 का, यानी कि जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितने अमाउंट का हुआ, उसका बैलेंसिंग फिगर का हुआ। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर कितना आया हमारा इस केस में 2.10 करोड़, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उस जो वैल्यू बनती है उसके हिसाब से हम आगे का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उस हिसाब से ही हम करेंगे कि डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब यूजफुल लाइफ कितनी बची, पहले के 4 साल हो चुके थे, और क्योंकि हम 2016 पे हैं, 2016 पे उसका फिर से इम्पेयरमेंट लॉस की बात आई है, इसके लिए हमने वो वाला पॉइंट लिया है यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा 14, 15 और 15, 16 का, तो 5.10 करोड़ जो कि इसकी कैरिंग वैल्यू थी, और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ईयर्स, ये कितना आएगा 7 - 4, तो ये 3 ईयर्स आ जाएगा वैसे। और अब हम खड़े 2 साल बाद, तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट निकाल लेंगे, तो 2 साल का उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3.4 करोड़। इसके हिसाब से 2016 को, मार्च 2016 को हमारी कैरिंग वैल्यू बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस क्या बनती है 1.70 करोड़ की, और उसके सामने हमने बोला कि रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 0.79 लाख की, यानी कि यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, तो इसको माइनस करके अब हम निकाल लेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस आ गया अब हमारा 91 लाख का। इसके साथ में अब हमें क्या करना है कि अब क्योंकि स्टार्टिंग में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है उसमें हमें पीएनएल में डालना होता है, लेकिन अगर इन केस उस एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ रहता है, तो टू द एक्सटेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है वो अमाउंट हम रिवैल्यूएशन को रिवर्स करके करेंगे, और जो बाकी बैलेंस अमाउंट बचेगा इम्पेयरमेंट लॉस का उसको हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया है कि बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था, हमने 2.10 करोड़ के हिसाब से उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था। उसके हिसाब से एनहेंस डेप्रिसिएशन जो कि है वो हमें निकालना होगा, वो 2 सालों का जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 1.7, और उसके हिसाब से अगेंस्ट ये फिगर है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये 1.70 कैसे है, जो हमारा रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन था वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। ये देखिए पहले हमारा ये कैरिंग वैल्यू थी, ये हमारी कैरिंग वैल्यू आई जो 1.70, उसके अंदर से पहले डेप्रिसिएशन कितना होता था 4 सालों का 4 करोड़ था, यानी कि 1 साल का 1 करोड़, उस हिसाब से हमने माइनस किया है। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन एनहेंस डेप्रिसिएशन जो आई 1.7 करोड़ माइनस पहले वाली डेप्रिसिएशन जो कि 1 करोड़ की थी और 2 साल के लिए हुआ है, तो 1.4 करोड़ माइनस होगा। इस हिसाब से 2.1 माइनस 1.4 जो आएगी, ये वाली वैल्यू जो है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होगा, जो कि सेट ऑफ होगा अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो यानी कि ये जो एडजस्टमेंट है ये वाला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इस सम के अंदर। और इसके अंदर जो भी हमने प्रीवियसली जो क्वेश्चंस किए थे उसका भी एक इम्पॉर्टेंट समरी टाइप इसमें आ रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप क्वेश्चन। और जो बाकी बैलेंस बचेगा इस 91 में से,
जो 70 माइनस करने के बाद वो हमारा जाएगा पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट में। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट 4 years ago for 150 lakhs, depreciate it at 10% per annum on straight line method. At the end of the 4th year, 4 साल पहले मंगाई थी, 150 lakhs की थी, 10% depreciation हो रहा है। At the end of 4th year, it has revalued the asset at 75 lakhs and has written off the loss on the revaluation to the profit and loss account. However, on the date of revaluation, the market price is 67.5 lakhs, 50 lakhs and expected disposable cost are 3 lakhs. What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis that the fair value of the revaluation for the revaluation purpose is determined by the market value and value in use is estimated to be 60 lakhs. Market value का मतलब यहाँ पे हो गया कि नेट सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो इस हिसाब से हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एज पर पैरा 57 ऑफ AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स इफ रिकवरेबल अमाउंट यानी कि जो कि हायर होगी ऑफ नेट एसेट नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज ऑफ एन एसेट इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन द कैरिंग वैल्यू, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट शुड बी रेड्यूस टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट किस हिसाब से रिवाइज होती है? अगर कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट तो रिकवरेबल अमाउंट ही हमारी कैरिंग वैल्यू बन जाती है। इन द गिवन केस नेट सेलिंग प्राइस कितनी है? 64.50 lakhs। ये कैसे आई? मार्केट प्राइस थी 67.50 lakhs, उसमें से डिस्पोजेबल एक्सपेंस जो है वो हमें माइनस करने होंगे, तो नेट आ जाएगी 64.50 और उसकी वैल्यू इन यूज दी हुई है वो है 60 lakhs की। तो उस हिसाब से रिकवरेबल अमाउंट कितनी बनती है? इन दोनों की हायर, यानी कि नेट सेलिंग प्राइस यानी कि 64.50। तो इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड किस हिसाब से होगा? 75 lakhs जो कि उसकी कैरिंग वैल्यू थी आफ्टर रिवैल्यूएशन माइनस 64.50। तो अच्छा ठीक है, ये हमें कैरिंग वैल्यू इसके अंदर हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैरिंग वैल्यू का जो वर्किंग नोट है वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हमारी परचेज प्राइस आ गई, वो कितनी हो गई? 1,50,00,000 lakhs की। उसके बाद में डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 4 सालों का, और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे तो सिंपली क्या करेंगे? 150 डिवाइडेड बाय 10 lakhs फॉर 4 years का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 150 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 15 lakhs एक ईयर का आया, और 4 साल हो चुके हैं यानी कि उसके 60 lakhs हो जाएगा 4 सालों के लिए। फिर उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 90 lakhs की, लेकिन 90 lakhs की होनी चाहिए थी उसकी कैरिंग वैल्यू, लेकिन हमने क्या किया? उसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया और उसको 75 पे लिया है। तो ये जो फिगर है ना, ये 15 lakhs है, ये क्या है? ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। क्वेश्चन में 75 lakhs दिया हुआ है, तो ये आपको पहले वर्किंग नोट पहले ऐसे बनाना होगा। इसके बाद ये ऊपर वाले जो ये फिगर है वो उस हिसाब से आई है। यहाँ पे 75 lakhs हमने लिया क्योंकि उसकी वही कैरिंग वैल्यू थी। अब हमें बताना है कि दस द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 10.50 lakhs। 10.50 lakhs कैसे है? 75 lakhs उसकी कैरिंग वैल्यू थी और रिकवरेबल अमाउंट थी उसकी 64.50। तो ये रिकॉग्नाइज करना है एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L इमीडिएटली सिंस देयर इज अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन चार्ज टू द P&L। तो देखिए, जब हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं तब हमें वो चेक करना होता है कि इम्पेयरमेंट लॉस को 2 तरह से रिवर्स करेंगे। एक तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से करेंगे और एक हम P&L में डालेंगे। लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ही था, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में हमें इम्पेयरमेंट लॉस के वक्त सोचना नहीं है, वो सिंपली हमें डायरेक्टली चार्ज करना है, इमीडिएटली चार्ज करना है टू द P&L अकाउंट। इसके साथ ही हमारे PM के AS 28 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम SM को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो चलिए अब हम SM के अंदर जो दो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं वो भी चेक कर लेते हैं। Argo Industries Limited gives the following estimate of cash flows relating to the fixed asset as on 31st December 2016. The discount rate is 15%. ठीक है, तो हमें 5 साल का डेटा दिया हुआ है और उसके कैश फ्लोज भी बताए हुए हैं। इसके बाद में दिया हुआ है रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 2021, वो है 1000 lakhs। फिर फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है जो कि परचेज किया गया था 1/1/2017 को, वो था 40 lakhs का। यूजफुल लाइफ है उसकी 8 years की, और नेट सेलिंग प्राइस दी हुई है 31 December 2016 पे जो कि 20,000 lakhs की। हमें कैलकुलेट करना है एज ऑन 31 December 2016 उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी 2016 के एंड पर।
वैल्यू इन यूज कितनी होगी, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, और इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिकॉग्नाइज करना है, और बाद में रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, और डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा। तो ये हमने जो भी थियोरी वगैरह सब पढ़ा है उन सब का एक समरी टाइप क्वेश्चन है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पीएम में नहीं मिला है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका, तो ये एक बार नोट कर लीजिए। क्या कि आपको पहले सबसे पहले कैश फ्लोज दिए हुए हैं, रेसिडुअल वैल्यू बताई हुई है, एसेट की कॉस्ट कितनी थी ओरिजिनली वो बताई हुई है, यूजफुल लाइफ दी हुई है। तो एसेट की कॉस्ट और यूजफुल लाइफ दी हुई है, और उसकी कुछ भी रेसिडुअल वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि हमें सैल्वेज वैल्यू दी हुई है। तो हमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा उसकी परचेज कॉस्ट माइनस द रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे, यानी कि 40,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 8 lakhs। तो इस हिसाब से हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। फिर उसको हम माइनस कर करके हम 2016 तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें 2016 पे बतानी है ना। तो उसकी ओपनिंग से लेके हम दिखाएंगे ये वाली वैल्यू इसमें। तो चलिए हम साथ साथ में आंसर भी देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो हमें रिकवरेबल अमाउंट भी जो फाइंड आउट करनी है, उसके लिए नेट सेलिंग प्राइस तो दी हुई है, ये तो होगी, लेकिन इसके लिए पहले वैल्यू इन यूज फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, जो भी हायर होती है नेट सेलिंग प्राइस या फिर वैल्यू इन यूज की। तो उसकी वैल्यू इन यूज कैसे हम निकालेंगे, जैसे हम एसएफएम में निकालते हैं, ये कैश फ्लोज है, उसको हम डिस्काउंट रेट यानी कि 15% से डिस्काउंट करेंगे, उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हम वैल्यू इन यूज बोलेंगे। तो एक बार हम आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए कैश फ्लोज इतने थे, इसके साथ में एक ये मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है कि ये सेल्वेज वैल्यू थी। जैसे हम एसएफएम में करते हैं ना कि रेसिडुअल वैल्यू को आपको लास्ट ईयर में लेना है, उसको काउंट करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो ये आपका कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमको टोटल करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालनी है, ये आपकी वैल्यू इन यूज आ जाएगी। इसके बाद में आपको निकालना है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन के अंदर जा रहे हैं वही देखेंगे हम। कैरिंग अमाउंट किस हिसाब से आएगी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 40 lakhs की, 40,000 lakhs की, उसके अंदर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 3 सालों का। 3 सालों का कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे ना ईयर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 14 आना चाहिए। ये 14 में परचेज की गई थी ये मशीन, यहाँ पे आप 14 लिख लीजिए, अपने क्वेश्चन में भी करेक्ट कर लीजिए। ये 14 है, 17 नहीं है, 1 Jan 2014। उस हिसाब से ये कैरिंग अमाउंट इसकी हम निकालेंगे यहाँ पे, उसको कंप्यूट करते हुए। तो अभी देखेंगे 14, 15 और 16, तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन जो है वो हमें माइनस करना होगा, वही हमने यहाँ पे माइनस किया है। डेप्रिसिएशन फॉर 3 years 40,000 माइनस 1,000 अपॉन 3 अपॉन 8, और उसको 3 सालों के लिए निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ये इतना आ गया। इसमें से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी एज ऑन 2016 दिसंबर का। इसके बाद में हम देखेंगे वैल्यू इन यूज, जो हमने पहला जो हमारा वर्किंग नोट था प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, ये वो वैल्यू है। उसके बाद में नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000। तो जैसे कि क्वेश्चन में ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000 lakhs की है, तो रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों की हायर वैल्यू आएगी, यानी कि नेट सेलिंग प्राइस 20,000 lakhs की वही ले लेंगे हम। तो वैल्यू इन यूज भी पूछा गया था, इसके लिए हमने बता दिया। फिर रिकवरेबल अमाउंट हमने बता दी, दोनों में से जो हायर है वो। इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, वही कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट निकाल ली थी हमने पहले वाले ए पार्ट में, और ये रिकवरेबल अमाउंट है, उस हिसाब से इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। फिर हम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या होगी, वही जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट थी वही हमारी अभी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। तो उसका भी इन्होंने फॉर्मूला किस हिसाब से बता दिया कि कैरिंग अमाउंट माइनस द इम्पेयरमेंट लॉस। ये देखिए कैरिंग अमाउंट माइनस द इम्पेयरमेंट लॉस करेंगे तो हमारी फिर से रिकवरेबल अमाउंट ही आ जाएगी। तो उस हिसाब से ये हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गई। और इसके ऊपर अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये कितने सालों का लगेगा वो 8 years की उसकी लाइफ थी, उसमें से 3 years ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बैलेंस कितने बचे 5 years। तो 5 years और ये हमारा रेसिडुअल वैल्यू जो है वो याद से आपको माइनस करना है। तो वही कैरिंग वैल्यू माइनस द रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस हिसाब से। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के लिए, जो कि इलिस्ट्रेशन नंबर 2।
एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ प्लांट यानी कि असेट कैरिंग वैल्यू है जिसकी 100 lakhs एज ऑन 31 March 2017. इट्स बैलेंस यूजफुल लाइफ इज 5 years और जो रेसिडुअल यूज वैल्यू है एट द एंड ऑफ 5 year इज 5 lakhs. एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो दिए हैं अगले 5 सालों के लिए. तो ये डेटा दिया हुआ है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू इन यूज फॉर द प्लांट इफ द डिस्काउंट रेट इज 10% एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट इफ नेट सेलिंग प्राइस इज 60 lakhs. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया. रिकवरेबल अमाउंट कितनी होती है? वैल्यू इन यूज या फिर नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर. उस हिसाब से आपको ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 50 lakhs इसको 10% जो डिस्काउंट रेट है उसके साथ आप डिस्काउंट करके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकाल लेंगे. आंसर देख लेते हैं हम इसका. सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही उल्टा. प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसमें ज़्यादा डिटेलिंग थी तो उसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन बोल के. इसमें भी होगा. इसमें सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है. ये देखिए इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है. यहाँ पे आपको रेसिडुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में भी दी हुई है तो वो आपको कंसिडर करनी है. बाकी वैल्यू इन यूज काउंट करनी है. वैल्यू इन यूज यानी कि फ्यूचर कैश फ्लोज प्लस द रेसिडुअल वैल्यू इफ एनी, उसको डिस्काउंट करके आपको वैल्यू इन यूज निकालनी है. उसके बाद में नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है कि वो 60 lakhs है. ऑब्वियस की बात है, अभी वैल्यू इन यूज 121.92 है तो वो ही रिकवरेबल अमाउंट होगी. रिकवरेबल अमाउंट विल बी 121. और इसमें हमें इम्पेयरमेंट लॉस की बात कुछ पूछी नहीं गई थी, इसके लिए हम बताएंगे नहीं. बाकी अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस बनता भी नहीं है क्योंकि कैरिंग वैल्यू है 100 lakhs की और रिकवरेबल अमाउंट है 121. तो इसके साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.